जयराम का जब जिक्र आता है, शुरुआती फोटो आप उनका देखिएगा, शुरुआत में जब वो सभाएं करते थे, या फिर शुरुआत में क्या अभी भी उनका जो ऑफिशियल फोटो है जो हर एक बैनर पोस्टर पर लगता है, उनके हाथ में इस प्रकार से एक संविधान की कॉपी है, संविधान की प्रति वो लेकर के चलते हैं। जब वो फेमस हो जाते हैं उसके बाद मैंने आज तक नहीं देखा कि वो संविधान को अपने साथ लेकर के चले हो, या बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की बात उन्होंने कभी की हो, या फिर उनको उन्होंने कहीं स्थान दिया हो। कि विजय सिंह जी पर बाहरी होने का आक्षेप लग रहा है, तो आप इस पर क्या स्पष्टीकरण देते हैं? कल के डेट में एक नोटिस वायरल होता है, हालांकि उसको नोटिस नहीं बोल सकते, एक तरह का सुझाव जो संजय मेहता जी ने, जो लोकसभा के प्रत्याशी रह चुके हैं, उन्होंने एक सुझाव दिया, और सुझाव में कई सारे पॉइंट्स थे, लगभग 16-17 पॉइंट, 18 पॉइंट्स थे। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपने उस पॉइंट्स को देखा होगा। उसको आप किस प्रकार से लेते हैं? जयराम के ऊपर ये आरोप लगता है कि वो कुर्मी के ही सिर्फ नेता बन करके रहे। हमारा तेली समाज है, रजवार समाज है, बावरी समाज है, दास समाज है, और भी बहुत सारे समाज के लोग हैं, तो उनके लिए सम्मेलन क्यों नहीं करते हैं? देखिए झारखंड और उनको उन्होंने कितना प्रतिनिधित्व दिया है? तो आप ये आक्षेप लगाना चाह रहे हैं कि पार्टी में स्वार्थ बढ़ा है क्या? आप अनर्गल प्रलाप कीजिएगा तो आप पर कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। आप समाज को भड़का रहे हैं, आप अपने कुर्मी समाज के युवाओं को भड़काने का प्रयास कीजिएगा। साथियों, आज हमारे साथ वीडियो में जो गेस्ट आए हैं उनका नाम महेश दुबे है, एक शिक्षाविद, PhD स्कॉलर, जयराम के दोस्त। इनसे जानने का प्रयास करेंगे कि जयराम के आंदोलन में शुरुआत से ये उनके साथ थे, लेकिन अभी के कुछ दिनों में ये उनसे दूर दूर नज़र आते हैं। और भी JBK जेल कैंप से संबंधित कुछ प्रश्न इनसे हम लोग जानने का प्रयास करेंगे, शेयर करेंगे। सबसे पहले तो स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। बहुत बहुत धन्यवाद। और मेरे ओर से भी आपके सभी दर्शकों को जो आपके चैनल को देखते हैं उन सबको जोहार और जय झारखंड। और आपको विशेष धन्यवाद कि आपने मुझे आज अपना समय दिया और मुझसे रूबरू हुए। अच्छा महेश जी, सबसे पहले तो मेरा सवाल ये है कि पहले आपको आंदोलन में देखा जाता था, आप भी आंदोलनकारी के रूप में सामने आए थे, लेकिन अभी के परिप्रेक्ष्य में जब से पार्टी का रजिस्ट्रेशन भी हो चुका, लेकिन आपको अब कहीं पार्टी में देखा नहीं जा रहा है। इसके पीछे का कुछ कारण होगा? कुछ बातें हैं जो मैंने आज तक मीडिया में या फिर कहीं पे भी सार्वजनिक नहीं की थी, जो मेरे पारिवारिक बैकग्राउंड से रिलेटेड है। एक्चुअल में मैं बता दूं कि मेरा आज का नहीं, मेरा एक लंबा चौड़ा इतिहास है, पारिवारिक इतिहास, कि हमने हमेशा राष्ट्र के लिए संघर्ष किया है, हमारे परिवार के लोगों ने राज्य के लिए भी संघर्ष किया है। और मैं अपने आप को इतना सौभाग्यशाली समझता हूं कि मैंने भी अपने जीवन का बहुमूल्य समय भाषाई आंदोलन, खतियानी आंदोलन, झारखंड के नए नवनिर्माण के लिए निर्मित इन पार्टियों को दिया है। मेरे दादाजी स्वतंत्रता सेनानी रहे। भारत के आज़ादी दिलवाने के समय उन्होंने 2-2 बार जेल की यात्राएं की, हजारीबाग जेल गए। हमारी दादी आज भी जिंदा है, जो मेरे घर में 20 चरखा चलते थे, जिससे सूती के घर में ही वस्त्रों का उत्पादन किया जाता था और स्वदेशी आंदोलन का चलाया जाता था। तो ये सब सारे आंदोलन हुए। मेरे पिताजी झारखंड आंदोलनकारी हैं, वर्तमान में अभी क्षेत्र में काम करते हैं, सामाजिक पकड़ भी बहुत अच्छा है, लोग सम्मान करते हैं। और मैं उन्हीं का पुत्र महेश दुबे, मैं भी सामाजिक क्षेत्र में अपने पूर्वजों की तरह, अपने माँ बाप की तरह करने का प्रयास किया। मैंने भी झारखंड को सेवा देने का प्रयास किया। और जब तक क्रांति थी, जब तक झारखंड की दशा बदलने का प्रयास किया जा रहा था, मैं उसमें था। जब लोगों के स्वार्थ बड़े हो गए तो आप ये आक्षेप लगाना चाह रहे हैं कि पार्टी में स्वार्थ बढ़ा है क्या? जी हाँ, पहले उद्देश्य था हमारा भाषाई आंदोलन करना। सबसे पहले तो आग लगी थी भाषा को लेकर कि भोजपुरी मगही नहीं चलेगा, ये नारा था। उसके बाद उसमें खतियान जुड़ गया, उसके बाद उसमें विस्थापन नीति, ये नीति, वो नीति, बहुत सारी नीतियां वाली बात जुड़ी, जो जिनका मांग जिनविन था। लेकिन उसके आड़ में कहीं न कहीं आंदोलन दो फाड़ होना शुरू हो गया, क्योंकि मतांतर इसलिए होने लगे क्योंकि लोगों का नज़र विधानसभा चुनाव, आगामी लोकसभा चुनाव में पड़ना शुरू हो गया। वो अपने आप को क्रांतिकारी कम और नेता मानने लगे अपने आप को, और सीटों के लिए क्लैश होना शुरू हो गया। अगर हमारा और आपका उद्देश्य झारखंड की स्थिति में परिवर्तन करना है, तो फिर दोनों के मध्य टकराव क्यों, फिर गुटबाजियाँ क्यों? जब मैंने गुटबाजियों को सामने से देखा, मैं एक लौता ऐसा शख्स हूँ जिनका दोनों पक्षों के साथ मैंने दोनों का समन्वय करने का प्रयास किया और बार बार प्रयास किया। जयराम का गुट हो या जयराम का एंटी गुट हो, इन लोगों का। आपने अभी एक शब्द का प्रयोग किया, गुटबाजियों का। तो कल के दिन में, कल के डेट में एक नोटिस वायरल होता है
हालांकि उसको नोटिस नहीं बोल सकते, एक तरह का सुझाव जो संजय मेहता जी ने, जो लोकसभा के प्रत्याशी रह चुके हैं, उन्होंने एक सुझाव दिया और सुझाव में कई सारे पॉइंट्स थे, लगभग 16-17 पॉइंट, 18 पॉइंट्स थे। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपने उस पॉइंट्स को देखा होगा, उसको आप किस प्रकार से लेते हैं? देखिए, एक्चुअल में नया मदारी हुरहुरवा सांप, वो झारखंड में कहावत है कि नया मदारी हुरहुरवा सांप। तो अभी ये जो जेएलकेम है या जयराम जो है, अभी ये तो कल लिख के दिया है ना संजय मेहता ने। मैंने लोकसभा चुनाव के पूर्व जयराम को ये 18 से इन पॉइंटों को ही इससे भी अब अच्छे ढंग से उनको बैठा के समझाया है, उसके पार्टी कार्यकर्ताओं को समझाया है, उनके चमचे बेलचे को समझाया है। लेकिन चमचा बेलचा शब्द आप यूज कर रहे हैं। मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि जयराम को मैं जानता हूं, जयराम नो डाउट बहुत अच्छा लड़का है, पीएचडी करने वाला है, पढ़ा लिखा शिक्षित है, क्रांति के मायने को जानता है, झारखंड के अर्थ को समझता है, माँ और माटी को जानता है। लेकिन उसके आगे पीछे जो करने वाले लोग हैं उनके लिए मैंने चमचा शब्द का प्रयोग किया, जो उन्हें बरगला कर, देखिए एक्चुअल में करना क्या है कि कुर्मी बहुत सॉफ्ट वोट होता है। कुर्मी का वोट बैंक जो अभी वर्तमान में है वो बहुत सॉफ्ट है और बहुत साइलेंट है। उसका लाभ लेकर कुछ लोग अपनी रोटी सेकना चाहते हैं और वो लोग चाहते हैं कि जयराम के थ्रू कुर्मी समाज के ऊपर अपना पैर रखें और अपना राजनीतिक एक मुकाम हासिल करें। वो लोग जयराम के पास किसी अच्छे लोगों को पहुंचने नहीं देना चाहते हैं, उसके साथ बैठने नहीं देना चाहते हैं, बैठने के बाद अच्छे तरीक़ा से उससे बात करने नहीं देना चाहते हैं। आज संजय मेहता ने जो लिख के दिया है उन पॉइंट को मैंने बार बार कहा है। मैंने ना केवल जयराम को कहा है, जयराम के साथ साथ मोतीलाल महतो को भी कहा है, राजकुमार मंडल को कहा है जो उनके सलाहकार बनते हैं, और भी लोगों को कहा है। अच्छा, राजकुमार मंडल सलाहकार बनते हैं या फिर सलाहकार हैं उनके असल मायने में देखा जाए तो? देखिए, एक्चुअल में राजकुमार जी के साथ कुछ अलग प्रकार की बातें हैं। अभी उनका भी बहुत सारा पोस्ट वायरल हो रहा था। हाँ, देखिए, वो आरक्षण विरोधी हैं, वो इस प्रकार से वही तीर्थनाथ जो हैं। हाँ, देखिए एक बात बता दूं कि तीर्थनाथ आकाश के पास अब खोने के लिए बहुत कुछ बच नहीं गया है। वो आए थे आंदोलन के लिए अपनी एक महत्वाकांक्षा लेकर कि बेरमो विधानसभा से हम विधायक हो जाएंगे, ऐसी महत्वाकांक्षा लेकर। तो राजनीति बच्चों का खेल नहीं, ये हेड और टेल वाला गेम नहीं है। यहाँ बहुत लंबा संघर्ष करना पड़ता है, तैयारियां करनी पड़ती हैं, जनता का विश्वास जीतना पड़ता है, लोगों के दिलों में जगह बनानी पड़ती है। और आपके पास सबसे मजबूत, आपके पास पैसा होना चाहिए जिसके आधार स्तंभ पर आप राजनीति कर सकते हैं। मैं आपके पास इसलिए इंटरव्यू करने के लिए आया हूं क्योंकि आपने इस आंदोलन को बहुत करीब से देखा है। आप जयराम के सहपाठी भी हैं, तो आपने जयराम को भी करीब से देखा, आप जयराम के पड़ोसी भी हैं। तो इस नाते से आप जितना जयराम को जानते हैं, शायद ही मुझे लगता है कि उनके साथ रहने वाले अभी के टाइम में जो लोग रह रहे हैं वो लोग उतना उनको नहीं जानते होंगे। मैं पूर्व के साथियों की बात नहीं कर रहा हूँ, पूर्व में उनके साथ बहुत गरीब लोग थे, माटी से जुड़े हुए लोग थे, लेकिन अभी देखा जाता है तो थार और फॉर्च्यूनर वाले उनके साथ जुड़े हुए हैं। मैं जयराम के बारे में विषय को केंद्रित करके आपसे सवाल कर ही रहा हूं, साथ ही मैं इधर उधर के भी कुछ सवाल मैं आपसे पूछना चाहूँगा। जेबी केसेस जेएलकेएम के जो केंद्रीय प्रवक्ता विजय सिंह जी हैं, उन पर भी आरोप लगता है कि वो बाहरी हैं। तो इस पर मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ, क्योंकि पार्टी का मेन जो मोटो है वो झारखंडियत है, झारखंडियत है, और जयराम जी का चेहरा भी अगर फेमस हुआ है तो वो बाहरी के खिलाफ उलगुलान करके ही हुआ है। आप अपने स्तर से ये जवाब जरूर दीजिएगा कि क्या पार्टी में आप बाहरी लोगों को, बाहरी आई मीन्स केवल बिहार या यूपी का नहीं, अदर स्टेट का व्यक्ति को क्या आप लोग एक्सेप्ट करते हैं? दो तरह की बातें हैं राजनीति में। अगर जो आप राजनीति करना शुरू कीजिएगा तो आपको बहुत ही बारीकी के साथ कुछ चीज़ों को तो देखना होगा और अपना स्टैंड क्लियर रखना होगा। अगर आप केवल झारखंड और झारखंडियत की बात करते हैं तब तो विजय सिंह एक्सेप्टेबल नहीं है, अगर वो बाहरी अदर स्टेट के हैं तो। लेकिन अगर वो सिंगल आइडेंटिटी रखते हैं, झारखंड में खतियान उनके पास नहीं हो, लेकिन वो ये कहते हैं कि मैं झारखंडी हूँ और केवल झारखंड का ही होकर रहना चाहता हूँ, डबल स्टैंडर्ड नहीं अगर वो मेंटेन करते हैं तो उनका स्वागत होना चाहिए। लेकिन क्योंकि जयराम की पार्टी या फिर स्वयं जयराम ने एक एक लोगों का, एक एक नेताओं का नाम लेकर उनका खतियान जांच रहा है, खतियान मांग किया है, तो उसको अब तो ये जिम्मेवारी उठानी चाहिए कि अपने ही पार्टी के प्रवक्ता के साथ भी एक दिन लाइव डिबेट में आए और उनसे पूछे कि आप अपनी स्थानीयता प्रूव कीजिए कि आप हजारीबाग के किस गांव से हैं। हजारीबाग नहीं, वो जयराम जी से ये सवाल पूछा गया था लाइव इंटरव्यू के दौरान, जब वो अपना विधायकी का फॉर्म भर रहे थे तो उनसे पूछा गया कि विजय सिंह जी पर बाहरी होने का आक्षेप लग रहा है, तो आप इस पर क्या स्पष्टीकरण देते हैं? तो उन्होंने कहा कि पार्टी के वो बहुत बड़े नेता हैं, ठीक है,
केंद्रीय प्रवक्ता है, उन्होंने हमेशा पार्टी को डिफेंड किया है, तो वो अपना ऊपर जो आक्षेप लगा उसको वो अच्छे से डिफेंड कर सकते हैं। मैंने जब पर्सनली उनसे बात किया, क्योंकि मैं उनसे पहले भी बहुत बार बात कर चुका हूँ और वो हमारे संपर्क में रहते हैं, तो मैं उनसे जब बात किया तो उन्होंने बताया कि मेरा घर कोडरमा है। कोडरमा में भी परसाबाद जो क्षेत्र है वहाँ का किसी गांव का नाम उन्होंने लिया था। हालांकि मैंने क्रॉस चेक नहीं किया, क्योंकि ये वीडियो बहुत सारे लोग देखने वाले हैं, तो मैं ये नहीं कह सकता हूँ कि भैया ने बोल दिया तो वहाँ के हैं। मैं क्रॉस चेक वहाँ से नहीं कर पाया, लेकिन उन्होंने बताया कि मैं कोडरमा का रहने वाला हूँ, कोडरमा में भी परसाबाद जगह का रहने वाला हूँ। केवल एक वीडियो भोजपुरी में वायरल होने से हम लोग ये नहीं बोल सकते हैं कि कोई बाहरी है, क्योंकि मैं भी बहुत अच्छा भोजपुरी बोल लेता हूँ और मैं एक खतियानधारी आदमी हूँ। मैं बता दूं कि भाषाई आधार पर तो लोगों का विभाजन नहीं होना चाहिए, पहला बात। क्योंकि झारखंड क्या ही भौगोलिक आप संरचना को देखिएगा तो आप चले जाइए जमशेदपुर साइड, लोग उड़िया भी बोलते हैं, उनकी मातृभाषा उड़िया है। अब चलिए मैं यहाँ पे देवघर साइड में आपकी मैथिल बोली जाती है, पूरी अंगिका बोली जाती है। आप आ जाइए यहाँ निरसा साइड में, यहीं पर आज मनेंद्र नाथ मंडल जी का है, मंडल समाज का बहुसंख्यक मंडल समाज बंगला बोलता है। मंडल और बावरी समाज भी बोलता है। मंडल समाज, बावरी समाज, बहुत हद तक तो पुरलिया साइड के जो यहाँ पर सटे हुए कुर्मी महतो लोग हैं वो लोग भी बंगला बोलते हैं, चंदन क्यारी चास तरफ के लोग। तो ये क्या कहिएगा। तो अब चलिए गढ़वा पाकुड़ तरफ, गढ़वा पलामू तरफ चलिए, वहां लोग भोजपुरी बोलते हैं। तो इस आधार से क्या ये लोग झारखंडी नहीं है? भाषाई आधार पर विभेद इस प्रकार का नहीं होना चाहिए था, जिस प्रकार का हमने विरोध करना शुरू किया और बाद में अब जब हमारे ऊपर ही पड़ रहा है तो हम उसको डिफेंड भी करने लगे। विजय सिंह जी को अगर कोडरमा घर है, गांव है, तो वहां पर से जाके एक लाइव वीडियो अपने चाचा भतीजा काका कोई तो होंगे उनके पारिवारिक सदस्य, यहाँ तो ऐसा नहीं, उनके साथ बैठ के एक वीडियो बनाए और उसको प्रूव करे जनता के बीच में, पार्टी के बीच समक्ष। क्योंकि बात आई है तो दूर तक जाएगी, क्योंकि इस पार्टी का जन्म ही विरोध करके हुआ है। आप कह रहे हैं कि स्पष्टीकरण, हाँ स्पष्टीकरण चाहिए, लोगों को विश्वास जीतना है, तो नहीं तो फिर वो जिस प्रकार जेएमएम पार्टी है उनके देखिए चलाने वाले कौन लोग हैं, बाबुल सुप्रियो, क्या नाम है, कौन सुप्रियो, वो सारे बंगाली हैं, सुप्रियो भट्टाचार्य। एक सवाल मैं आपसे पूछना चाहूंगा, लोकसभा चुनाव में पार्टी ने अच्छा दमखम दिखाया, बिल्कुल, लेकिन जहां तक मैं भी बहुत दिन से राजनीति से जुड़ा हूं और देखता हूं, सब चीज समझता हूं, जयराम के साथ रहने वाले लोगों में राजनीतिक परिपक्वता की कमी दिखती है। ये सच बात है, इसको कोई नकार नहीं सकता है। लोकसभा चुनाव के बाद उनका ग्राफ डाउन हुआ है या फिर अप हुआ है, बताइए। सबसे पहले लोकसभा चुनाव के साथ साथ ही बात करता हूं कि जब लोकसभा चुनाव लड़ने का इनके पार्टी ने या फिर जयराम महतो जी ने स्वयं घोषणा किया कि मैं लोकसभा चुनाव में जाऊंगा, तो पहला तो ये था कि इन्होंने बिना पूर्व तैयारी के, पूर्व नियोजन के ही लोकसभा चुनाव में जाने का प्रयास किया। और लोकसभा और विधानसभा की चुनावें बिल्कुल भिन्न होती हैं, मुद्दे भिन्न होते हैं, केंद्र की बात और राज्य की बात में बहुत कुछ अंतर होता है। बड़ा चुनाव बड़े मुद्दों के साथ लड़ा जाता है, वहाँ क्षेत्रीयता का बात बहुत व्यापक नहीं होता। फिर भी 3.5 लाख के आसपास का वोट लाना क्या जयराम की मजबूत दावेदारी को और उनकी जनता के बीच पैठ को, पकड़ को मजबूत था, ये दर्शाता है। इन्होंने अपरिपक्व राजनीति की, जिनके कारण इन्हें हार मिली। अन्यथा इन्होंने हमेशा, देखिए उधर इंडिया अलायंस, उसमें भी 2 पार्टियां, बड़ी पार्टियां, और इधर एनडीए, इसमें भी 2 बड़ी पार्टियां। इन दोनों पार्टियों के सम्मिलित चारों पार्टियों ने जितना वोट लाया इतना वोट अकेले जयराम महतो लेके आता है। तो इस दृष्टिकोण से तो ये एक पक्ष में ये जीत गए, उस चुनाव का पहला बैटल जीत गए। लेकिन चुनाव में जीत और हार उसी को माना जाता है जिसके ऊपर सहरा बंधता है। तो सहरा बंधा एनडीए के पास और चंद्र प्रकाश चौधरी बने सांसद। उसके बाद क्या हो गया कि लोकसभा चुनाव के बाद इनका क्रेज जो है वो सूर्य की भांति, जिस प्रकार सूर्योदय के समय सूर्य चढ़ता है उसके बाद फिर दोपहर के बाद सूर्य डूबने लगता है, तो इसका भी क्या हो गया कि सूर्य अब डूबने की ओर चला। और डूबने की ओर इसलिए चला क्योंकि इनके पार्टी में इन्होंने इतने मतांतर के लोगों को बिना सोचे समझे उन लोगों के साथ जोड़ लिया। उनके साथ फंडिंग लेने का बात आता है, कभी कभी टिकट का आश्वासन देकर लोगों से क्राउड फंडिंग जुटवाए, वो लोग अब सरदर्द बन गए हैं। एक ही विधानसभा क्षेत्र में जयराम जी ने या इनकी पार्टी के लोगों ने 5-5, 6-6 लोगों को टिकट के लिए कह दिया कि ठीक है आप तैयारी कीजिए। अब सारे लोग इसके साथ जुड़ गए और टिकट की तैयारी में हैं। अब देखिए अभी वर्तमान में फॉर्म का जो था 5100 रुपये करके फॉर्म भरने का, उसमें सुनते हैं 300 लोगों ने फॉर्म अप्लाई किया है। अब इन 300 लोगों में से छांट के इनको 81 लोगों को निकालना है। तो आप बताइए कि जितने इनके समर्थक नहीं होंगे उससे ज़्यादा इन्होंने विरोधी पैदा कर लिए, अपना पैसा दे लेके उनसे विरोध पैदा कर लिया।
300 लोगों ने फॉर्म भरा है। 300 लोगों ने, मुझे जहां तक जानकारी मिली है, मैं ये से पुष्टि नहीं करता हूं, ये इनके ही प्रवक्ता जी का ही एक बयान है कि लगभग 300 लोगों ने फॉर्म लिया है। अब बताइए, 300 लोगों ने 5100 रुपये देकर के फॉर्म लिया है, और झारखंड में कुल विधानसभा की 81 सीटें हैं। तो जबकि इन्होंने ये भी कहा कि हम लोग 81 में नहीं लड़ सकते, 60 में लड़ेंगे, या हो सकता है अगर सब कुछ ठीक रहा तो हम लोग 81 में लड़ेंगे। एक सवाल मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि लोकसभा का चुनाव तो अब बीत गया, जो हुआ अच्छा हुआ, जो नहीं हुआ वो भी अच्छा हुआ। अब हम लोग रुख करते हैं विधानसभा चुनाव की ओर। विधानसभा चुनाव में 60 सीट, 65 सीट या 81 सीट लड़ा जा सकता है। पार्टी को अभी आप किस प्रकार से देखते हैं कि कितनी सीटें वो जीत सकती है, किन सीटों पर उनकी दावेदारी प्रबल होने वाली है? देखिए, एक्चुअली विधानसभा की तो 81 सीटें हैं, और आपको मैं बता दूं, मेरी जानकारी में जहां तक है कि आज तक शायद 24 वर्ष के झारखंड के इतिहास में किसी भी एक राजनीतिक दल ने झारखंड की 81 सीटों में भी कैंडिडेट देने का काम नहीं किया है। पिछली बार भी भाजपा की सरकार थी और भाजपा अकेले लड़ी थी विधानसभा चुनाव, और शायद 80 सीट में ही इन्होंने 80 या 78 या 80 सीटों में ही ऐसे ही उन्होंने कैंडिडेट दिया था, 1-2 सीटों पर नहीं दिया था। तो ऐसे भाजपा जैसी स्थापित पार्टी, कांग्रेस जैसी स्थापित पार्टियां और जेएमएम आईसू जैसी पार्टियां भी 81 सीटों का दम्भ नहीं भरती हैं, तो जेएलकेएम के पास भी 81 उम्मीदवार नहीं है 81 विधानसभाओं के लिए। ये 60-65 जितनी सीटों पर ये जो राजमाइश करना चाहती हैं कर रहे, लेकिन पार्टी का कोर वोट बैंक जो है ये केवल 2 लोकसभा क्षेत्रों में ही इसका प्रभाव बहुत दिखेगा, एक धनबाद लोकसभा और एक गिरिडीह लोकसभा। इन दोनों लोकसभाओं के 6-6 विधानसभाओं, 12 विधानसभाएं सीटों पर इनकी पार्टी कहीं खड़ी नजर आएगी। उनमें भी रांची को आप क्यों छोड़ रहे हैं? नहीं, रांची में बहुत विवाद हो चुका है। रांची में ये लोग जहां जाना चाहते हैं वहां पर ऑलरेडी इनके पार्टी के ही द्वारा भीतरघात है वहां पे। अब रांची में जब चले जाइए सिल्ली गृह जिला हो गया, और सिल्ली से 3 दावेदार हैं। सिल्ली से स्वयं देवेंद्रनाथ महतो कहते हैं कि मैं लड़ूंगा। वहां से ही हमारे साथी आंदोलन में अपनी राजनीति से, अपनी पार्टी से इस्तीफा देकर नई पार्टी बनाने वाले अमित महतो जी भी हैं। सिल्ली से सुदेश महतो जी भी हैं। तो नहीं आप सुदेश महतो को छोटा राजनेता मान सकते हैं, ना अमित महतो को मान सकते हैं, और ना ही देवेंद्र महतो को मान सकते हैं। और चौथा, आज जो कांग्रेस ने एक सबसे बड़ा गेम कर दिया है कि वहीं के एक महतो जी को बना दिया है प्रदेश अध्यक्ष, तो अब उनकी भी एक्टिविटी बढ़ेगी क्षेत्र में। सिल्ली से एक और व्यक्ति थे राजू महतो, वो भी केंद्रीय प्रवक्ता हैं जेएलकेएम जेबीकेएसएस के, और वो भी वहां से दावा कर रहे हैं। तो अब वहां पर देखिए, अब तो उनका नाम मुझे नहीं जानता, तो ये तो टफ हो रहा है। और टफ होने के साथ साथ वहां की जनता बहुत स्पष्ट है, वहां केवल आजसू या केवल जेएमएम का ही वोट रहा है। वो शुरू से एक बार ये, एक बार वो जीतते आए हैं। अच्छा, वहां पर एक सवाल मैं आपसे लूंगा। जयराम के ऊपर ये आरोप लगता है कि वो कुर्मी के ही सिर्फ नेता बन करके रह चुके हैं। हालांकि उन्होंने बहुत बार इस बात का खंडन किया, और उन्होंने ये भी कहा कि अब ये बार बार इस सवाल को मुझसे न जोड़ा जाए, मैं केवल कुर्मी का नेता नहीं हूँ। अभी हाल ही में उन्होंने श्रोत्री ब्राह्मण समाज का भी मीटिंग करवाया था। हालांकि जेएलकेएम जेबीकेएसएस के जो सुप्रीमो है, किसी भी पार्टी, किसी भी जाति को लेकर के अभी तक उन्होंने सभा नहीं किया था। उन्होंने बहुत सारे सभाएं की शहीदों को लेकर के और भी तमाम चीज़ों को, लेकिन किसी जाति को लेकर के सभा नहीं किया था। लेकिन श्रोत्री ब्राह्मण का जो है, खास करके ब्राह्मण समाज का उन्होंने सम्मेलन करवाया था गिरिडीह में। जी। इसको आप कैसे देखते हैं? क्या ब्राह्मणों के बिना पार्टी नहीं चल सकता है, या फिर क्या आप सोचते हैं? देखिए, ऐसा कुछ कहना बहुत बड़ा अतिशयोक्ति होगा। सबसे पहले लोग आरोप लगाते हैं कुर्मी का पार्टी होना या कुर्मी। देखिए, जिस क्षेत्र में जिनकी जनसंख्या बहुल होगी, ज्यादा होगी, वो लोग उतने पार्टिसिपेट लेंगे, उस पर भाग लेंगे। नो डाउट ये कुर्मियों का क्षेत्र ही है, कुर्मी बहुल क्षेत्र है। और जयराम के आंदोलन के पीछे ही समानांतर एक आंदोलन चल रहा था कुर्मियों को आदिवासी बनाने का। उनका भी वोट कहीं ना कहीं, उनका भी भीड़ कहीं ना कहीं जयराम की ओर शिफ्ट हो गया, क्योंकि जयराम उन लोगों के साथ जुड़े हुए थे। ये मैं आपको बता दूं कि उनके साथ जुड़े हुए थे, इसलिए उनका भी भीड़ इनके साथ शिफ्ट हो गया। और ये आदि कुर्मी युवा संगठन का है, उन युवाओं का भी साथ जयराम को मिला, तो जयराम को इतना बूस्ट मिला। और रह गया कि दूसरे समुदाय के लोग क्यों नहीं मिले। दूसरे समुदाय के लोग, प्रबुद्ध लोग इसलिए इनके साथ नहीं जुड़े, खास करके ब्राह्मण वर्ग आज भी जयराम के साथ पूरे मन के साथ नहीं जुड़ पा रहा है, क्योंकि इन्होंने शुरू में ऐसे कुछ अटेम्प्ट किए, ऐसे असामाजिक शब्दों का प्रयोग किया जिनके कारण लोग दूरी बना के रखे। इन्होंने अपने आप को हिंदू नहीं है,
पूजा नहीं करना है, हालांकि हम मंदिर नहीं जाना है। उनके फेसबुक को जब मैंने खंगाला तो उनके पुराने आईडीज पर मैं आदिवासी हूँ या फिर मैं नास्तिक हूँ, मैं नहीं, ये सब बहुत सारे पेज को वो लाइक करके रखे हैं। ऐसे मतलब बातों को तुल देने का प्रयास किया जिनके कारण कोई भी प्रबुद्ध समाज नहीं जुड़ेगा। अच्छा, मुझे ये बात आपसे पूछना है कि क्या केवल ब्राह्मण समाज है झारखंड में? आपने ब्राह्मण समाज का मीटिंग किया, बहुत अच्छी बात है, लेकिन यहाँ पर और भी बहुत सारे समाज है जिनकी सक्रियता रही है पार्टियों में और वो लोग अच्छा खासा वोट बैंक रखते हैं। हमारा तेली समाज है, रजवार समाज है, बावरी समाज है, दास समाज है और भी बहुत सारे समाज के लोग हैं। तो उनके लिए सम्मेलन क्यों नहीं करते हैं? देखिए झारखंड और उनको उन्होंने कितना प्रतिनिधित्व दिया है? देखिए झारखंड में राजनीति के लिए 3 M को पहले साधना था। अच्छा। महतो, मांझी और मियां, इन ये बहुत बड़ी बात बोल रहे हैं। हाँ, ये 3 M साधने बिना झारखंड में राजनीति नहीं चल सकती थी किसी भी पार्टी की। जयराम ने इसका प्रयास किया, 2 M इन्होंने साधा है। अभी इनको लगता है कि इन्होंने 2 M साध लिया है, दैट मीन्स महतो एंड मियां। लेकिन जो दूसरा जो मुस्लिम समुदाय है वो उनका जो है वो स्पष्ट है, उनका वोट उन्हीं को जाएगा जो भाजपा को हराएगी। उनका किसी से कोई मतलब नहीं है। और ये मैं नहीं कहता हूँ, ये पूरे भारत में चुनाव हुए और आप उसका डाटा निकाल के देख लीजिए, वो सब कुछ फायदा केंद्र की सरकारों से लेते हैं लेकिन वोट उनको नहीं देते हैं, चाहे वो उनके लिए कुछ भी काम अलग बात है। लेकिन ये झारखंड की राजनीति में भी ये लागू होता है। तो ये इनके साथ घूम रहे हैं अपने राजनीतिक लाभ के लिए। वोट का क्या होगा वो वोट के समय देखा जाएगा। रह गया मांझी का वोट, आदिवासियों का वोट इनके तरफ से नहीं होने जा रहा है। अब बच गया सवर्णों का वोट। सवर्णों के लिए ब्राह्मण ऐसे हैं कि ब्राह्मण जिस ओर जाएगा, सवर्णों का एक बहुत बड़ा ग्रुप ब्राह्मणों को देख के उस ओर मूव होता है। ये आज भी सच्चाई है। ये सामाजिक ब्राह्मणों ने अपना कमाया है या उनके ईश्वरीय देन है, ये तो आप जनता का विषय है, वो जनता देखे। वहां की मंडल समाज, तेली समाज और हमारे दलित समाज के लोगों को क्या प्रतिनिधित्व मिला, ये तो देखने का विषय है। चंदन क्यारी दलितों का सीट है, वहां से कितने आज दलित जयराम के पार्टी में आज उभर के सामने मुझे नहीं लगता है कि एक भी जिला अध्यक्ष या कहीं पर भी मैंने देखा कि 80 के लोगों, क्योंकि देखिए जब आप बात करते हैं समाजवाद की, आपने लोहिया के विचार को पढ़ा होगा, आपने और भी क्रांतिकारी लोगों के विचार को पढ़ा होगा। समाज में महिलाओं का भी आपको अधिकार, जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। इस बात को लेकर के आप अगर मानते हैं तो जितना जनसंख्या महिलाओं का है, आपको महिलाओं के लिए उतना सीट आरक्षित करना होगा, क्योंकि आप एक लोकतांत्रिक पार्टी का नाम से लेकर के उभर रहे हैं। तो जितना जनसंख्या महिलाओं का है, आपको महिलाओं को उतना अधिकार देना पड़ेगा, उतने सीट आपको रिजर्व देने पड़ेंगे। आप अगर इस प्रकार से देखेंगे तो ओबीसी का जितना परसेंटेज है ओबीसी को मिलना चाहिए। हालांकि ओबीसी को मिल जाता है, क्योंकि मुस्लिम और महतो का अगर सीट मिला है तो वो ओबीसी में ही है। लेकिन एसटी एससी जो हमारा समाज है उसको उस प्रकार से जेबी केसेस में प्रतिनिधित्व तो नहीं मिल पा रहा है, ऐसा लोगों का भी कहना है। इसके बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए, मैं सबसे पहले आपके इस प्रश्न को थोड़ा सा स्किप करके कुछ एक बात आपके नजर में डालना चाहता हूं कि इस आंदोलन को जब आप सामाजिक आंदोलन कहिएगा, लोहिया के साथ जोड़िएगा, कर्पूरी ठाकुर जी के साथ जोड़ने का सामाजिक समरसता, सामाजिक न्याय की बात को ध्यान में रखकर कीजिएगा, तो आप बताइए कि आपने किन्हें उभार कर सामने लाया, समाज के लिए नेता किसे बनाया। नेता टिकट देना नहीं देना अलग बात है, आपने दूसरे वर्ग के लोगों को मंच पर आने का कितना मौका दिया। आज जयराम एक नाम है, जयराम के बाद एक मोतीलाल महतो नाम है, एक संजय मेहता नाम है, एक देवेंद्र नाथ महतो नाम है, एक मनोज यादव नाम है। ये सारे ओबीसी वर्ग से आते हैं। छूट रहे हैं अब, ये छूट रहे जो हो, लेकिन इन सबका चेहरा निखरित हो पहले से ये लोग जानते होंगे, लेकिन ये बड़े चेहरे बने इस आंदोलन के आड़ में। ये सब ओबीसी समाज से आते हैं, अधिकांश कुर्मी है, बाद में एक यादव है, एक कोयरी है, तीर्थनाथ आकाश भी इसी में आता है, उसका भी चेहरा इसी आंदोलन से बना। उसके बाद देखिए तो आप मुस्लिम समाज से देखिए, रिजवान क्रांतिकारी हो गए, फरजान खान हो गया, एक लाख अंसारी हो गया। आप बताइए कि एसटी समाज के कितने लड़कों को जयराम महतो ने आगे लाने का एक दमयंती मुंडा है, वो बेचारी, वो भी टिकट के लिए दावेदारी कर रही है, लेकिन वो भी खुश नहीं नजर आ रही है। वो हो गया, उनको भी देखिए। उसी प्रकार से एसटी के लिए भी कुछ नहीं है। आप सवर्ण वर्ग के लोगों को कितने लाए, कितने को प्रवक्ता बनाए, कितनों को क्या भागीदारी मिली। जो लोग आपके साथ जुड़े थे, आपने प्रवक्ता बनना कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। मैंने कहा कि आप सीट कहाँ दे रहे हैं और कौन से जगह पर आप सीट दे रहे हैं, ये भी बहुत बड़ा बात है। कि वैसे जगह जहां पर मैं अगर 3 जोन में अगर बांटू, ग्रीन जोन,
रेड जोन, इस प्रकार से मैं अगर जोन में बांटूं तो जो ग्रीन जोन है हमारा, वहां पर आप लोगों ने किसको टिकट दिया ये मायने रखता है। ये नहीं कि आपने सिर्फ केवल खाना पूर्ति दिखावा के लिए किसी एक पाकुड़ के या फिर किसी एक दूरगामी क्षेत्र पर जहां पर आपका पकड़ नहीं है वहां पर किसी एक व्यक्ति को आपने टिकट दे दिया और फिर आपने ये कहा, जिस तरह 1 लाख को बार बार पेश किया जाता है कि हमने मुस्लिम को भी दिया, हमने मुस्लिम को भी दिया, तो इस प्रकार से आप नहीं कर सकते हैं। आपको एक बात बता दूं कि पता नहीं राजनीति में बहुत कुछ संभावनाएं हैं, बहुत कुछ है। अब इनका टिकट बांटने का जो फॉर्मूला है वो कौन देख रहा है, कैसे किन प्रकार मापदंडों के आधार पर टिकट का चयन किया जाएगा, क्योंकि 300 फॉर्म आए हैं, 300 फॉर्मों को स्क्रूटनी करके और 81 फॉर्म निकालना, और 81 फॉर्म को निकालने के बाद 81 प्रत्याशियों के साथ समन्वय करके फिर विधानसभा चुनाव तक जा पाना ही अपने आप में, पहले देखिए, ये एक बहुत बड़ा चुनौती है जिससे पार्टी को अंतःकलह से अपने आप उभर रही है। अब इनको 81 लोगों को खोज करके शांत करवा करके के लिए दावेदारी कर बनाना ही चुनौती है, उस पर काम करें। अभी उसे रेस्ट की आवश्यकता है तो रेस्ट भी करें। वीडियो ज्यादा लंबा नहीं करेंगे। एक लास्ट और अंतिम सवाल, चूंकि आप जयराम के साथी हैं, आप शिक्षा के क्षेत्र में भी उनके साथ जुड़े हुए, मतलब साथी में आपने भी पीएचडी किया उनके साथ। जयराम को आप क्या सुझाव देना चाहेंगे जिससे वो और अच्छे नेता बन करके उभर सके? जयराम 2017 में जयराम से हमारी भेंट हुई थी, हम लोगों की बात हुई थी। 2017 की मैं बात कर रहा हूँ, बहुत सोच विचार के। उस समय ये मुझसे मिले थे और मुझसे कहा था कि हम लोग, महेश भाई, हम लोग मिलकर चुनाव में जाना चाहते हैं और पंचायती चुनाव में जिला परिषद के लिए मैं फाइट करना चाहता हूं, आप लोगों का सपोर्ट चाहिए। मैंने उन्हें तभी एक बात कहा था कि आप जात का नेता बनिएगा कि जमात का, तो उन्होंने कहा था नहीं, मैं जमात की राजनीति करूंगा। तो जमात की राजनीति करूंगा दैट मीन्स जाति की राजनीति नहीं करूंगा। जाति की राजनीति करने के लिए आज बहुत सारे संगठन हैं, बहुत सारे नेताएं हैं जो जाति की राजनीति करते रहे और आज उनका स्थिति क्या हो गया आप देख लीजिए। लालू यादव डूबता हुआ सितारा है, मुलायम सिंह यादव की स्थिति देख लीजिए, ममता का देख लीजिए, सॉरी मायावती जी का देख लीजिए। जाति की राजनीति 19वीं सदी में एक समय था, स्वतंत्रता के बाद कुछ समय तक लोगों को बुड़बक बना के चला गया, लेकिन अब लोग खुद जातिवाद से ऊपर उठकर राष्ट्रवाद और अपने समाजवाद को लेकर चलना चाहते हैं। तो जयराम जातिवाद से दूर हो, सामाजिक समरसता का बात करे, पढ़ा लिखा लड़का है, उसके लिए बस यही संदेश है कि सबका साथ सबका विकास का जो एजेंडा है उसको लेके चले, सबको सब। ये तो आप भाजपा का नहीं, ये भाजपा का। अब कोई कह दे कि सबका साथ सबका विकास भाजपा का है, अहिंसा परमो धर्म गांधी जी का है, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी सुभाष चंद्र बोस का है, तो आदमी फिर अनुकरण किसका करे? तुम तो कांग्रेस ने सब कुछ बोला हुआ है। इस राजनीतिक दल कांग्रेस के पास इतना लंबा राजनीतिक नेताएं हैं कि उन्होंने सारी अच्छी बातों को उनके नेताओं ने कहा है। मैं कहता हूं कि दूसरे राजनीतिक दलों के जो अच्छे विचार हैं उनको आप लीजिए और आप अपना भी अच्छा जोड़िए उसमें। आप झारखंडियों के विकास के लिए झारखंडियों का साथ और झारखंडियों का विकास कीजिए, सबका साथ सबका विकास हटाइए, वो बीजेपी का स्लोगन था। जयराम के लिए मेरा मंत्र है झारखंडियों का साथ और झारखंडियों का विकास, और झारखंडियों के साथ में आदिवासियों का साथ लीजिए, दलितों का साथ लीजिए, वंचितों का साथ लीजिए, शोषितों का साथ लीजिए, ब्राह्मणों का साथ लीजिए, भूमिहारों का साथ लीजिए, और सबको लेकर के सबकी जो सामाजिक हिस्सेदारी है, जो जिस वर्ग को चलाने के योग्य है उसको उनके सम्मान के अनुरूप पद दीजिए और उन सबको लेके चलिए। देखिए फिर आपकी राजनीति उन्नत। अभी आपने जाति की बात की, सभी जाति को उन्मूलन को लेकर के बात किया। भारत में सभी जातियों के उन्मूलन को लेकर के मसीहा के रूप में बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी का नाम आता है, जो संविधान के शिल्पकार रहे। जयराम का जब जिक्र आता है, शुरुआती फोटो आप उनका देखिएगा, शुरुआत में जब वो सभाएं करते थे, या फिर शुरुआत में क्या, अभी भी उनका जो ऑफिशियल फोटो है जो हर एक बैनर पोस्टर पर लगता है, उनके हाथ में इस प्रकार से एक संविधान की कॉपी है, संविधान की प्रति वो लेकर के चलते हैं। जब वो फेमस हो जाते हैं उसके बाद मैंने आज तक नहीं देखा कि वो संविधान को अपने साथ लेकर के चले हो, या बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की बात उन्होंने कभी की हो, या फिर उन्होंने कहीं स्थान दिया हो। देखिए जयराम का बहुत कुछ ट्रेंडिंग जो ऐसा रहा कि वो ना केवल हम थोड़ा सा इसमें मैं जोड़ देता हूं, हम इस तरह से हम आपको ये पूछना चाहते हैं कि क्या उन्होंने बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के कंधे पर रख करके फायरिंग करने का प्रयास किया? क्योंकि जनता जानना चाहती है। नहीं, एक्चुअली में मैं बता देता हूं कि राजनीतिक लोगों को केवल लाभ से मतलब होता है, उन्हें किसी प्रकार के मतलब। संविधान की किताब फोटो खिंचवाने का विषय नहीं है।
जो लोग संविधान की किताबों को लेकर, आज आपको मैं बता दूं एक ऐसी ही घटना है कि कांग्रेसी संविधान को लेकर के आज संसद की पार्लियामेंट के हर सेशन में ऐसे ऐसे लहराते हैं। जब उनसे पूछा गया कि संविधान में कुल कितने पेज हैं जिसे आप लेके हाथों पे घुमाते हैं, उनको यहाँ तक पता नहीं था। कहने का मतलब है कि तात्पर्य है कि आप जिस संविधान के साथ, जिस संविधान की बात करते हैं बड़ी बड़ी, उनके साथ फोटो खिंचवा रहे हैं, आप उसको रात में बैठ के पढ़िए भी तो, उसमें फिर तो आपको पता चलेगा कि किसकी कितनी हिस्सेदारी, किसकी कितनी जिम्मेदारी, कैसा हमारा राष्ट्र है, कि ये कैसे लोगों को लेके चलना है, वहां जातिवाद, क्षेत्रवाद, राज्य का स्वरूप क्या होना चाहिए। केवल एक जाति वर्ग विशेष को लेकर के हाँकने का प्रयास कीजिएगा तो सीमित दायरे में बंद के रह जाइएगा। जातिवाद का टैग आपके साथ लगा ही रहेगा, आप कितनों बार नकारते रहें। लालू यादव आज भी नकारता है कि मैं यादवों का नेता नहीं हूँ, पूरे बिहार का नेता हूँ। आपकी मायावती नकारते रहती है कि मैं दलितों की नेता नहीं, पूरे झारखंड, पूरे यूपी की नेता हूँ। लेकिन लोग तो जानते हैं कि उनके साथ जातिवाद चिपक चुका है। तो वो ही जयराम के साथ ना हो जाए, इसलिए संविधान को पढ़े भी। और जयराम ने पहले नो डाउट कि उन्होंने फेमस होने से पूर्व सीने के पास लगा के बाबा साहब की प्रतिमा अब नहीं देखा जाता, अब नहीं देखा जाता है। शायद अब उनको उनकी जरूरत नहीं है, या फिर उनके जो सलाहकार होंगे उन्होंने बताया होगा कि अब बाबा साहब के संविधान को हटा के और ऐसे ही उग्र बातें कीजिए। सबसे पहली बात है कि मैच्योरिटी नहीं है, मैच्योर बातें कीजिए। इनका एक प्रवक्ता है जो कभी कहता है कि अगर ये नहीं होगा तो काट देंगे, मार देंगे, इसको उठा लो, उसको उठा लो, उसका नाती से हिसाब होगा, उसका पोता से हिसाब होगा। खुद तो संविधान विरोधी बातें खुद पार्टी का अध्यक्ष अगर ऐसी बातें करेगा कि जीएम के पोते नाती से हिसाब लिया जाएगा, तो आप किस और लेके जाना चाहते हैं आपके समाज को? अरे वो तो हेमंत सोरेन जैसा मुख्यमंत्री है कि आपकी राजनीति चमक गई। दूसरी पार्टी होती तो आप जेल में होते। आप पर इतनी धाराएं लगती, इतने सारे आपने गलत बयानबाजी किया। आप तो राजनीतिक, अब तो स्थापित पार्टी हो गए। आपने संवैधानिक तौर पर आपने रजिस्ट्रेशन करवा लिया, आप चुनाव आयोग के पास रजिस्टर्ड पार्टी हो गए। अब आप अनर्गल प्रलाप कीजिएगा तो आप पर कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। आप समाज को भड़का रहे हैं, आप अपने कुर्मी समाज के युवाओं को भड़काने का प्रयास कीजिएगा तो उसके लिए तो फिर राजनीति में तो आपको दंड भी है। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, और महेश दुबे जी से बात करके हमने बहुत सारे टॉपिक्स पर हमने चर्चा किया। जाते जाते मेरे दर्शकों को ये जरूर बता जाइए, कितने सीट पर विजय हो रहे हैं जयराम? देखिए, ये तो अभी बहुत अंधेरा छटेगा, सूरज निकलेगा। एक अटल बिहारी वाजपेयी जी की कविता है, उसी को कहना चाहूंगा कि बाधाएं आती हैं आए, घिरे प्रलय की घोर घटाए, निज हाथों में आग जलाकर जलना होगा, गलना होगा, कदम मिलाकर चलना होगा। अगर जयराम की पार्टी कदम टाल कर सकती है, अपने खेमे को बचा के रख सकती है, जो कुनबा उनका बिखरने वाला मुझे दिख रहा है, उस कुनबे को अगर मचा लेती है तो भी बमुश्किल एक खाता खुल जाए, इनकी खुद की अपनी इज्जत बच जाए तो बहुत बड़ी बात होगी। क्योंकि हमने इनके साथ काम किया है, हमारी भी साख जुड़ी है इनके साथ। जयराम विजय होगा तो मुझे लगेगा कि हम लोग विजय हुए, हमारा आंदोलन विजय हुआ। झारखंड की नई ऊर्जा, नई दिशा, जो झारखंड का हम लोग कलेवर बदलने का प्रयास कर रहे थे, वो विजय हुआ, वो विजन विजय हुआ। आप बातों को बहुत घुमाते हैं, आप डायरेक्ट बताइए कितना सीट जीत रहे हैं जयराम? अरे डायरेक्ट कह दूंगा फिर अतिशयोक्ति होगी। समय के गर्त में सब कुछ है, देखिए क्या होता है, आगे आगे देखिए होता है। तो दोस्तों, ये हमारे साथ थे महेश दुबे जी, इनका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ समय देने के लिए। इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा, और ये इस वीडियो का भी जो हाईलाइट पार्ट होगा वो हम लोग हर एक जगह अपलोड करेंगे, फेसबुक पर, सोशल मीडिया के तमाम क्षेत्रों पर। हमारा जो फेसबुक पेज है प्रभात सर झारखंड, अगर आप उस पर इस वीडियो को देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को फॉलो कीजिएगा। अगर आप यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। हमारे दर्शकों को क्या कहना चाहेंगे? आपके दर्शकों को यही कहना चाहेंगे कि जो भी देखें साफ सुथरा देखें, और अच्छे को देखें, अच्छे को सुने, और समाज में सकारात्मकता का प्रसार करने का प्रयास करें। ऐसे नकारात्मक व्यक्तियों को ना सुने और ना ही उन्हें ज्यादा तवज्जो दे। बस, जय हिंद, जय झारखंड, जोहार झारखंड।